देखें लोग, आप लोग क्या कहते हैं, सभी साधक क्या कहते हैं, स्मृति क्या है, कौन बताएगा मुझे एक आध लाइन में। पवन ने कहा नाद है, और कोई उत्तर? केवल नाद नहीं है स्मृति। नहीं तो हम दो शब्द क्यों उपयोग करते हैं। संदीप ने कहा चित्त, ठीक है। सौरभ ने कहा संस्कारों का व्यवस्थीकरण, सपना, नाद रचना, पडवेकर अनुभव की छाप। हाँ, ये देखिए मीरा का उत्तर सही आ गया है। नाद स्थायी हो जाए तो स्मृति कहते हैं। आशु ने कहा अवधारणा। देखिए अवधारणा सभी है, विज्ञान में सभी अवधारणा है। माधुरी ने कहा चित्त की परत है। नहीं, बिल्कुल गलत है, सभी परतें स्मृति है चित्त में। शुभम ने कहा पराभौतिक परमानसिक रचना। हाँ जी, ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। और पद्मजा ने कहा था कि संयोजन है, अनुभवों का संयोजन। नहीं, वो ज्ञान की परिभाषा है। फिर उन्होंने कहा स्मृति ज्ञान भी नहीं, स्मृति ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से ज्ञान स्मृति में होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये मीरा का बहुत अच्छा उत्तर है। मैंने भी यही कहा है कि ऐसा लगता है कि नाद स्थायी हो गया और नाद रचना हो गया, और वो नाद रचना ही स्मृति है। तो कह सकते थे रचना है एक तरह की। तो इस बात का ध्यान रखिए। पद्मजा से मैं कहूँगा आपकी और मेरी स्मृति एक क्यों नहीं, इसका भी उत्तर बिल्कुल सही दिया कि एक ही है, एक ही है। लेकिन ये जोड़ सकते थे उसमें कि अलग प्रतीत होती है क्योंकि जीव को जीवित रहना है। सब एक हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये हम बताते हैं अक्सर। और उसमें जो भेद है वो केवल हमारे अज्ञान के कारण है। जैसे ज्ञान होता है आप देखें सब एक हो गया, यहाँ तक कि अनुभव भी होने लगते हैं, वो जो सिद्धियाँ वगैरह आने लगती है। ज्ञान होते ही होता है, हमारी स्मृति एक ही है। बस वो अहम ने अपने जागृत अवस्था में अपना भाग अलग कर लिया है उससे, लेकिन अलग हो नहीं सकता। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे आपका घर है, वो आपके शहर में है, आपका शहर आपके ज़िले में है, आपका ज़िला आपके राज्य में है, और राज्य देश में है। अब जो राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा बोलेगा हाँ नहीं मेरा राज्य है, अलग कर लेगा थोड़ा बोल के उसको कि मेरा है ये। और इसी तरह से जो ज़िला होगा आपका, उसका जो भी होगा कलेक्टर जो भी कहते हैं उसे, कहेगा नहीं ये मेरा है। और आपका जो घर होगा वो आप कहेंगे नहीं ये घर मेरा है। लेकिन है सब देश में ही है, एक ही देश में सब चीज़ें स्थित है, लेकिन अहम भाव ने उसको अलग अलग कर लिया है। और वो बाकी को देखता नहीं है कि वो मेरा नहीं, ऐसा बोल देता मेरा नहीं है वो। और इसीलिए वो जागृत स्मृति में आ नहीं पाता वो अनुभव। जिस दिन आप बोल देंगे कि सभी मेरा है, सभी मैं हूँ, उस दिन ये दीवार टूट जाएगी। यहाँ तक कि तंत्र बोधि में मैंने एक विधि बताई है जिससे कि आप ये दीवार जल्दी तोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा खतरा है उसमें, आप लोगों को ध्यान से करनी चाहिए विधि। अमित ने पूछा है बिना स्मृति के अनुभव करते हो क्या अनुभव हो सकता है, चित्त की क्या स्थिति होगी जब स्मृति ना हो। देखिए चित्त ही तो स्मृति है। नाद, नाद रचना, स्मृति, चित्त। कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहिए था आपको, है ना, ये सब बताया गया है। तो स्मृति ना हो तो चित्त नहीं होगा। अब बात आती है अनुभव की। अनुभव क्या होगा, सारे अनुभव चित्त के अनुभव है, तो वो अनुभव नहीं होगा जो आपको रोज होता है। लोक, शरीर, मानसिक, इतना ही होता है ना, तो वो नहीं होगा। तो क्या कोई अनुभव नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कहते हम। वो अनुभव अर्थहीन होगा, अर्थपूर्ण नहीं होगा। संपूर्ण नाद अब अनुभव करता के समक्ष है, संपूर्णता, तो वो काले आकाश की तरह भी नहीं होगा, उससे भी शून्य होगा। क्यों ऐसा, कौन बता सकता है ऐसा क्यों? बहुत बार प्रश्न आया है, बहुत बार आया है प्रश्न कि अगर नाद सीमित ना हो तो क्या होगा, कौन सा अनुभव होगा। या लोग कहते हैं मुझे सारा अनुभव क्यों नहीं हो रहा, अगर मैं ही ब्रह्म हूँ तो सभी अनुभव सारे लोगों के, सारे जीवों के, आपको जो अनुभव हो रहा है वो, आपकी जो भावना है वो, आपकी जो स्मृतियाँ हैं वो मुझे क्यों नहीं पता चल रही। श्रेय ने काला रंग में चित्त निर्मित है। हाँ, कोई रंग वंग नहीं होगा फिर। वेदांश ने कहा बुद्धि अर्थ नहीं लगा पाती। जब स्मृति नहीं तो बुद्धि की बात ही नहीं आती। बुद्धि चित्त की एक वृत्ति है, एक परत है। यहाँ तो अमित ने पूरा चित्त ही गायब करवा दिया है। अब बताइए। दिव्य ज्योति ने कहा कोई अनुभव नहीं होगा। मैं कह तो रहा हूँ अर्थपूर्ण नहीं होगा। जैसे अभी अभी प्रश्न आया था अनुभव की क्या सीमा है, तो उन्होंने कहा था नित्य है, कहीं जाता नहीं है, बदलता है। हाँ, वो बदल के क्या हो जाएगा वो अनुभव, ये पूछा जा रहा है। क्या अनुभव होगा अनुभवकर्ता को फिर? हिमांशु ने कहा हमें स्मृति का ही अनुभव होता है। हाँ, हमारे अनुभव में और कुछ है नहीं, क्योंकि चित्त कभी जाता नहीं है। आशना ने कहा निरर्थक होगा। बिल्कुल निरर्थक होगा, जो मनुष्य की कल्पना के बाहर होगा,
आप कल्पना नहीं कर सकते हो क्या होगा। असंग का मिक्स होकर खिचड़ी हो जाएगा। हाँ, कोई तन्मात्रा प्रकट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इसके लिए बहुत बार मैं आपको एक बस थोड़ा सा अंदाज़ा अनुमान देने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक साथ 1000 गाने अगर बज जाएं आपके एक ही स्पीकर में, तो कौन सा गाना समझ में आएगा? क्या वो अनुभव नहीं है? पूरी तरह अनुभव है वो, लेकिन उसका अर्थ क्या है? मुझे लगता है ओम की तरह कुछ होगा, इस तरह से, क्योंकि हर सुर है उसमें, हर फ्रीक्वेंसी, हर आवृत्ति उसमें है, तो एक जैसा है। और वो कान उसको नकार देंगे, सुन नहीं पाएंगे वो क्या है। थोड़ी देर के लिए शोर क्यों हो रहा है, लेकिन कोई अनुभव नहीं होगा, कोई गाना नहीं सुनाई देगा। अपराजिता ने कहा सभी अनुभव मिल जाएंगे। हाँ, अर्थपूर्ण नहीं होगा। मनुष्य की बुद्धि के बाहर है जानना है कि क्या होगा। क्या हम कहेंगे वो अनुभव नहीं होगा? अब यही कहना पड़ेगा। देखिए, कभी कभी साधक के स्तर को देखकर ये बोल ही दिया जाता है, कभी कभी नहीं, कोई अनुभव नहीं होगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जिसको हुआ है वो जानता है ऐसे कैसे होगा, मैं तो अनुभव भी हूँ, क्या होगा? महेंद्र ने कहा इंद्रियां सीमित करती, कोई अनुभव नहीं हो, सुषुप्ति जैसा। हाँ, काफ़ी करीब हैं आप, लेकिन सुषुप्ति भी जाना माना अनुभव है। सबको थोड़ा थोड़ा तो उसका अनुमान है कि वो क्या होता है। क्यों? क्योंकि नींद खुल जाती है, बदल जाती है अवस्था। लेकिन अगर स्मृति ही हटा दी जाए, नाद हटा दिया जाए, नाद रचना हटा दी जाए, तो कुछ बदलने के लिए भी नहीं रहेगा। अब तो नाद नाद है, शून्य से लेके अनंत आवृत्तियाँ एक साथ हैं, अब बदलेगा भी क्या उसमें? तो बदल कर भी नहीं है, संभावित नाद कहते हैं वैसे, उसमें कुछ होने की संभावना है, केवल सीमित होने की संभावना है, और कोई संभावना है भी नहीं। सीमित ही किया जा सकता है, और वो भी ध्यान ही हटता है, सीमित भी नहीं होता वो। तो इसमें मैं जितना अंदर जाऊंगा उतना जटिल होता जाएगा, उतना कठिन होता जाएगा समझना। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा ही है, संभावना है, वही अनुभव है, वही अनुभव करता भी है, वही शून्यता भी है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा सीमित होने लगता है तो कुछ प्रकट होने जैसा लगता है, प्रतीत होता है कुछ प्रकट हो रहा है, और वो जितना सीमित हो जाएगा उतना अर्थपूर्ण होने लगता है। जीव के लिए क्या अर्थ है? वो जो उसको जीवित रख दे वो अनुभव उसके लिए अर्थपूर्ण है, इसलिए उसको वही अनुभव होते हैं, सीमित ही होते हैं। आपको भी सीमित ही होंगे, कोई भी हो उसको सीमित ही होंगे। जो असीम है वो अनुभव लेता नहीं, वो स्वयं अनुभव है। इसलिए जो लोग पूछते हैं कि मुझे बाकी अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, वो उन्होंने स्वयं को जाना नहीं अभी तक कि मैं असीम हूँ, ये जाना नहीं है। वो अभी भी एक सोच रहे हैं मैं व्यक्ति हूँ, और इन्होंने तो कह दिया मैं सर्वव्यापी हूँ, लेकिन मुझे तो अपने कमरे का भी पूरा अनुभव नहीं होता, मेरे सिर के पीछे क्या है वो भी अनुभव नहीं होता। तो ये गुरु तो बेकार के गुरु हैं। जाना नहीं है कि मैं असीम हूँ। असीम को असीम का ही अनुभव होगा, और वो कोई अनुभव नहीं होगा जिसे हम जिस रूप में जानते हैं वो नहीं होगा। जिसको ज्ञान हो गया वो ये प्रश्न नहीं पूछता, और जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसको इसका जवाब समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ही था। ये एक बहुत बड़ी ग्रंथि है ज्ञान मार्ग में, हम इसे ग्रंथि कह सकते हैं। कुंडलिनी से शब्द उधार ले सकते हैं कि कैसे अनुभव कर लूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। कैसे, कहाँ से अनुभव होगा? नहीं होगा। इस ग्रंथि के पार जाना है आपको। जितना छोटा होगा उतना आपके काम का होगा। इसीलिए व्यक्ति बहुत छोटा है, ये जीव बहुत छोटा है, अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती इससे। और जैसे जैसे बड़े अनुभव होने लगते हैं, वो जीव स्वयं अदृश्य सा होने लगता है, व्यक्तित्व नष्ट होने लगता है उसका। अब वो व्यक्ति नहीं रह गया वो। इसलिए आपने देखा होगा ये जो जिनका विकास हो गया आध्यात्मिक, वो मनुष्य जैसे नहीं होते। उनको तो या तो देव कह दिया जाता है, कुछ अलग ही हो गया वो, या फिर पागल कह दिया जाता है, क्योंकि अब हर तरह का अनुभव होने लगे उनको। भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ दिखने लगा है, तो अब बुद्धि तो वहाँ पे मैदान छोड़ देती कि क्या हो रहा है, उसे पता नहीं अब क्या हो रहा है। जिस जीवन के लिए बनी थी उसकी सीमा के परे हो गया अनुभव। तो उस व्यक्ति का अंतिम जन्म होगा ये, मनुष्य रूप में तो अंतिम ही होगा। अब व्यक्तित्व ही खो रहा है। तो ये बात जो है बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे देती है कि जिनको सिद्धियाँ मिल जाती इस तरह की, वो दिखाई क्यों नहीं देते इस विश्व में, दुनिया में? वो उनके काम हो गए हैं यहाँ। अब वो शरीर धारण नहीं कर सकते, वो इतने बड़े हो गए हैं, विकसित हो गए हैं कि उनका जन्म नहीं हो सकता शरीर में। ये प्राकृतिक है। इसलिए जो सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं वो मूर्ख हैं। जो प्रगति के पीछे भाग रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति, वो समझदार है। और इसलिए सिद्धियाँ मिलते ही यहाँ से सलाम नमस्ते हो जाता है, यहाँ कोई नहीं आता। सिद्ध पुरुष बहुत हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पे सीमित है, मनुष्य सीमित है। प्रयास न करे, प्रगति का मार्ग पकड़ लें, तो फिर सब सही होगा। जो सीमित के बारे में जाना जा सकता है वो जान लीजिए पहले। और बड़ी विचित्र बात है कि यही जाना जाएगा कि मैं तो असीमित हूँ। अनुभव गया बाहर में, हमें क्या करना है, सीमित हो या ना हो।
मैं असीमित हूँ, ये तो जान लो। वो हर सीमा के परे है, उसका ज्ञान हो सकता है। अनुभव की सीमा के परे जाकर अनुभवकर्ता का ज्ञान हो सकता है। अनुभव में ढूंढना बंद करो मुझे, स्वयं में पाओगे। अजय ने कहा है कि अगर स्मृति को त्याग दिया जाए तो क्या अनुभव होगा, ऐसा कहा जा सकता है। अगर नहीं तो जो बचा वर्तमान में उसे ही अनुभव क्रिया कहा गया है। ध्यान दीजिए, स्मृति स्वयं अनुभव है। और कैसा अनुभव? परिकल्पना है। अनुभव स्मृति का नहीं होता, अनुभव तन्मात्रा का होता है, जो मैं स्वयं हूँ। तन्मात्रा मेरा रूप है, मिथ्या रूप। अब उसकी व्याख्या करने के लिए स्मृति की परिकल्पना है, नाद की परिकल्पना है, नाद रचनाओं की, चित्त की परतों की आदि आदि परिकल्पनाएं हैं, वैज्ञानिक विधि है उसको जानने की कि ये है क्या, ये तन्मात्रा आई कैसे, यही अनुभव क्यों हो रहा है। तो देखिए, स्मृति की पूरी परिकल्पना हटा दो तो भी तन्मात्रा तो है, कहाँ जाएगी तन्मात्रा। अब मैं जानता हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि स्मृति की परिकल्पना को रख कर स्मृति हटा दी जाए, उसको सत्य मान करके स्मृति भी होती है, उस स्मृति को हटा दिया जाए तो अनुभव किसका होगा? किसी का नहीं होगा, क्योंकि हमने परिभाषित स्मृति को ऐसा किया है कि सभी अनुभव स्मृति के अनुभव है। जब ये प्रश्न आता है कि मुझे अनुभव किसका हो रहा है, जो पूरी तरह गलत प्रश्न है। देखिए, किसका हो रहा है? मेरा ही हो रहा है। तो ये कहना गलत है कि मुझे स्मृति का अनुभव हो रहा है। फिर भी उसकी परिभाषा ऐसी की गई है क्योंकि वो बड़ी काम की परिभाषा है। उससे कैसे प्रश्न का उत्तर आता है, क्या का नहीं, कैसे, कि अनुभव कैसे हो रहा है, इसी रूप में क्यों प्रकट है अनुभव, स्थायित्व क्यों है, परिवर्तन क्यों है, आदि आदि, ये लोग क्या है, ये जीव क्या है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं स्मृति की परिकल्पना से। तो अगर उसको सत्य मान के रखा जाए तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, फिर कुछ नहीं है। और वो जो कह रहा है कुछ नहीं है, वो भी नहीं है, क्योंकि ये जीव नाद रचना मात्र है जो स्मृति में संग्रहित है। तो स्मृति नहीं तो कहने वाला भी नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, कहने वाला ही नहीं है। फिर तो कोई ब्रह्म के लिए कोई माध्यम नहीं है कहने का कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। ब्रह्म मौन है, शांत है, निर्गुण है, शून्य है। स्मृति आते ही उसमें एक दोष आता है कि विकृति आती है, और वो विकृति कहती हुई पाई जाती है कि मैं ब्रह्म हूँ, थोड़ी देर बाद विलीन हो जाती है। ब्रह्म को एक थोड़ा सा माध्यम मिल गया था प्रकट करने का कि मैं क्या हूँ। वो प्रकट करना पूरी तरह अर्थहीन है ब्रह्म के लिए, उसको कोई आवश्यकता नहीं है सब बोलने की। फिर भी इतनी विचित्र चीज़ है, लीला है, ब्रह्म लीला। सबसे आश्चर्यचकित करने वाला यही वाक्य है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। सबसे ज़्यादा आश्चर्य इसी से होता है, जिसको नहीं होता थोड़ी गड़बड़ है उसमें। तो इन्होंने तो पूछा है कि अगर नहीं तो जो बचा वर्तमान में उसे ही अनुभव क्रिया कहा गया है। अनुभव क्रिया किसे कहा गया है? अनुभव और अनुभवकर्ता का मिलन, योग, विलीनता एक दूसरे में। वहाँ स्मृति शब्द का उपयोग भी नहीं किया जाता। तो मैं कैसे बताऊँ फिर कि स्मृति हटा दो तो अनुभवकर्ता के बराबर हो जाएगा? ऐसे नहीं कहा, वहाँ पे वो शब्द ही नहीं आता उस जगह। मैं क्या कहता हूँ कि अनुभव क्रिया ही है। अब उसको विभाजित मत करो अनुभव और अनुभवकर्ता में, जो है वो है। यहाँ पे ज्ञान समाप्त होता है इतना कहने पर। अनुभव क्रिया कहती ज्ञान समाप्त होता है। अब स्मृति वृत्ति क्या, अनुभवकर्ता और अनुभव शब्द भी नहीं आ सकते। अब यहाँ तो नो एंट्री, अब शब्द नहीं आ सकते। देखिए, अनुभव क्रिया में शब्द नहीं है, होना मात्र है। अनुभव हुआ ये भी नहीं कहा जा सकता अनुभव क्रिया में। है, हो गया, कुछ भी कहोगे तो द्वैत हो गया, विभाजित हो गया। है को संस्कृत में कहेंगे अस्ति, जहाँ से शब्द है अस्तित्व, खत्म कहानी। अनुभव क्रिया ही अस्तित्व है। अब त्यागो जिसको त्यागना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पुनीत ने कहा है ज्ञान होने के लिए स्मृति का होना आवश्यक है। यदि स्मृति नष्ट हो जाए तो क्या उस जीव की सारी साधना भी व्यर्थ हो जाती है? जब किसी व्यक्ति की किसी कारणवश दुर्घटनावश याददाश्त चली जाए तो वह स्थिति कैसी होती है? क्या उसका कारण शरीर संपर्क हमेशा के लिए टूट जाता है? हाँ, आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं। स्मृति का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान स्मृति में संयोजन है अनुभवों का। स्मृति नहीं तो कहाँ होगा? और यदि स्मृति नष्ट हो जाए तो क्या जीव की साधना व्यर्थ हो जाती है? स्मृति नष्ट होगी तो ज्ञान नष्ट हो गया, ये तो स्पष्ट होना चाहिए। स्मृति नष्ट तो ज्ञान भी चला गया। एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्या स्मृति नष्ट होती है ना? जो इसमें आपने एक धारणा रखी है कि स्मृति नष्ट होती है, पहले वो चेक करनी चाहिए। पहले वो सत्य है या नहीं ये देखना चाहिए। क्या स्मृति नष्ट होती है, केवल स्मरण चला जाता है? इसके लिए स्मृति की गहराइयों में उतरना जरूरी है कि स्मृति क्या है। अर्धस्थायी नाद स्मृति है, एक बार जो छप गया वो छप गया।
हाँ, वो बदलता रहता है, हम कहते हैं बदलता रहता है, लेकिन बदलने से पहले लाखों प्रतिकृतियां बना देता है अपनी। ये भी सत्य है ना। जैसे एक व्यक्ति है, मनुष्य है, उसका विनाश तय है, लेकिन वो मरने से पहले 4-5 बच्चे तो पैदा कर ही देता है भारत में। प्रतिकृति तो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, वो उसकी कॉपी जीवंत रहती है। और ये हर तरह की स्मृति के लिए सत्य है। जैसे किताब है, वो किताब तो नष्ट होगी, लेकिन उसकी इतनी प्रतियां छपती रहती हैं कि उसमें जो संग्रहित है वैसा ही रहता है। और इसी तरह की व्यवस्था सृष्टि में अर्थात ब्रह्म में भी चल रही है। ब्रह्म प्रकट जो है, विश्वचित्त कहते हैं हम इसे, उसमें भी चल रही है व्यवस्था कि स्मृति नष्ट नहीं होती, लेकिन उसके एक जो रूप है वो नष्ट होते रहते हैं। तो वही स्मृति किसी और जीव रूप में प्रकट हो जाती है, और ये जो संचित है उसको हमने नाम दिया कारण शरीर। तो ध्यान दीजिए, किसी ने बहुत ज्ञान लिया है जीवन में, बुढ़ापे में किसी बीमारी के कारण, या प्राकृतिक है ना, स्मृति चली जाती है बुढ़ापे में, याद नहीं रहता लोगों को, जो कि मस्तिष्क की एक घटना है, जो उसकी बीमारी है। बीमारी तो नहीं कहेंगे, होता ही ऐसा, या दुर्घटना के कारण, मृत्यु के कारण, कोई भी कारण हो, या उसकी अब रुचि न रही उसमें, ज्ञान में भूल जाता है व्यक्ति, लेकिन कारण शरीर में संचित हो गया है। अब उसको दोबारा जब याद दिला जाएगा तो पहली बार में मान लीजिए उसको 1 साल लगा था, इस बार 1 महीने में वापस ज्ञान हो जाएगा, या कभी कभी 1 दिन में। कई लोगों का ऐसा हुआ है, जैसे मैंने कहा ना, विचित्र घटनाओं से भरा हुआ है अध्यात्म के क्षेत्र। तो कुछ लोग कहते हैं बस आपसे सुना, मुझे पता था कि मुझे यही ज्ञान है, पहले से ही ज्ञान है, आपसे सुनना था, याद नहीं था, बस मुझे कहीं छुप गया था, वो खो गया था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, कई जन्मों से चल रहे हो, आ जाओ, सही जगह आए हो, घर पर आ गए हो अब। तो ऐसा होता है। तो ये धारणा की स्मृति नष्ट हो जाती है, इसका सत्य जांचना चाहिए। तो साधना आप करते रहिए, इसकी चिंता मत कीजिए कि स्मृति क्या होगा, मेरा क्या होगा, जीव का क्या होगा ना। नहीं तो फिर तो हम कुछ भी नहीं करते, फिर तो आपने जो जीवन जिया है वो भी तो नष्ट ही होने वाला है। लेकिन विज्ञान ही कहता है कि सब कुछ संचित हो जाता है। कारण शरीर उसका नाम है, पहाड़ है वो संचय का। तो आपने जितने भी जीवन जिए हैं सब कुछ संचित है। हाँ, ये मनुष्य, ये व्यक्ति, ये जीव पूरी तरह नष्ट हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। तो अगर व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो डर जाता है बेचारा, और ये भी उसको एक अर्थहीनता सी महसूस होती है कि मेरे जीवन में मैंने जो किया तो मिट्टी में जाने वाला है, राख होने वाला है। तो उसका जीवन अपना अर्थहीन लगता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान हो चुका है, उसको अपना जीवन सार्थक ही लगता है। उसको पता है यहाँ कुछ नष्ट नहीं होता, वो कुछ भी मेरा भी नहीं है, वो ज्ञान भी मेरा नहीं है, वो कारण शरीर मेरा है। इतना होने के बाद बस आनंद है, फिर चिंता नहीं है कि मैं ज्ञान ले रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है, वो जाने के बाद, मेरे जाने के बाद उससे क्या होगा। किसी बीमारी से मेरी स्मृति चली जाए तो मेरा क्या होगा, मेरा तो मिट्टी होगा। इतना ध्यान रखिए, अहम जो बोलता है उसकी तो मिट्टी होती है, लेकिन स्मृति अक्षय है, वो नहीं बन जाती, विभिन्न रूपों में प्रकट होती रहती, वही स्मृति। आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी मैं बोलता हूँ ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए, ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। ज्ञान रक्षा अपने आप में एक महान कार्य है, अपने आप में एक मार्ग है। शत्रुओं से रक्षा करनी है, जो ज्ञान का नाश करते हैं उनका विनाश कर देना है हमें, ये मैं कहता रहता हूँ। लेकिन एक तरह का मजाक है, खेल है, प्रपंच है। ज्ञान नष्ट नहीं होता, दोबारा प्रकट हो जाता है। जीव प्रकट, ज्ञान प्रकट, संभावना होनी चाहिए उसमें, वो प्रकट हो जाता है। इसीलिए उसको सनातन कहा गया है। यही सनातन धर्म है, कभी नहीं जाता। बाकी सारे मार्ग प्रकट अप्रकट होते रहते हैं, सृष्टि के नियमों से बंधे हैं। जो सनातन है वो इस नियम से बंधा है कि वो कभी जाएगा नहीं। मनु ने कहा है, क्या हम स्मृति विहीन अवस्था का अनुभव कर सकते हैं? लेकिन ऋषियों ने मन की अवस्था की बात की है, ऐसी कोई अवस्था की बात नहीं की है किसी ने। और स्मृति विहीन अवस्था का अर्थ ये हुआ कि अब स्मृति ही नहीं है तो अवस्था कैसे होगी? फिर किसकी अवस्था होगी? संपूर्ण चित्त स्मृति है, संपूर्ण अनुभव स्मृति के ही होते हैं, सारी अवस्थाएं स्मृति की ही होती है। अगर स्मृति ही नहीं रहेगी तो किस चीज की अवस्था होगी फिर? शायद आप स्मृति को याददाश्त समझ रहे हैं कि फोन नंबर जिसमें भरा हुआ है, नाम आपका भरा है, आपकी शिक्षा दीक्षा आदि अधूरी भरी है, शायद आप वो याददाश्त को, स्मरण को स्मृति मान रहे हैं। नहीं, स्मृति नाद है, ब्रह्मनाद स्मृति है जो अर्धस्थायी हो गया है, क्योंकि संभावना है।
बनी बनी रहती है वो स्मृति, बना रहता है वो नाद। एक अनुभव जब नाद रचनाओं के रूप में छप जाता है अर्धस्थायी रूप में, उसको स्मृति कहते हैं। मनु का मूल ज्ञान आपका अभी तक नहीं हुआ, आपको शब्दों की परिभाषा आपको मालूम ही नहीं है। ये अमन क्या होता है ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 2 उनका प्रश्न है प्रशांत का, स्मृति नहीं तो ज्ञान नहीं, फिर स्मृति कौन देता है? कोई नहीं देता कोई नहीं देने वाला, पहले से है। जैसे हम ब्रह्म की बात कर रहे थे, उसका जो प्रकट रूप है वो नाद रूप है, ब्रह्मनाद। वो सभी अनुभव नाद से जनित है, और जो स्थायी हो जाता है नाद, अर्ध स्थायी होता है, उसे हम स्मृति कह देते हैं। स्मृति भी ब्रह्म रूप है, और स्मृति एक तरह के सैद्धांतिक वैज्ञानिक परिकल्पना है, वो पहले से ही है। कौन देगा उसे? हम ऐसा क्यों कहते हैं स्मृति नहीं तो ज्ञान नहीं? क्योंकि कभी कभी वो बदल जाती है, ज्ञान का अज्ञान कर देती है, अज्ञान का ज्ञान, ऐसा होता है। स्मृति आवश्यक है हम कहते हैं, क्योंकि ज्ञान की परिभाषा ही ये है कि स्मृति में जब संबंध बनाए जाते हैं, अनुभव की छाप स्मृति पर पड़ती है और उसके संबंध बनाए जाते हैं, तो उसको ज्ञान कहते हैं। अर्थपूर्ण संबंध, तार्किक संबंध जब बनाए जाते हैं, तब स्मृति ही नहीं होगी तो कहाँ बनेंगे वो संबंध? ऐसा कभी होगा नहीं कि स्मृति नहीं होगी, लेकिन समझाने के लिए कहा जाता है कि देखिए स्मृति आधारित है ज्ञान, स्मृति के कारण ज्ञान है, और इसको संक्षेप में बोल दिया जाता है स्मृति नहीं तो ज्ञान नहीं। संक्षेप में, आटा नहीं तो रोटी नहीं, है ना, ऐसा इसी तरह का वाक्य है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। वंदना ने पूछा है, क्या हम कह सकते हैं कि स्मृति नाद जितनी ही मूलभूत है? नहीं, नाद मूलभूत है जब वो नाद स्थायित्व का रूप लेने लगता है, प्रतीत होने लगता है कि स्थायी है, तो स्मृति कह दिया जाता है ऐसे। वो इस पर भी निर्भर है कि हम क्या, क्योंकि स्मृति के बिना नाद देखा भी नहीं जाता कभी, क्योंकि स्मृति नहीं होगी तो फिर ज्ञान क्या होगा, किसको होगा? तो हमेशा स्मृति ही देखी जाती है। कुछ लोग कहेंगे हाँ मूलभूत है, किंतु हमने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, परिकल्पना है कि नाद को मूलभूत माना गया है। जो विज्ञान हमने बताया है उसमें नाद को मूलभूत माना गया है। स्मृति की उत्पत्ति नाद से बताई गई है। तो कभी कभी समझाने के लिए या सरल करने के लिए विषय को बोल सकते हैं, और बोला भी गया एक दो जगह, मुझे लगता है ऐसा। पवन ने कहा है, मशीन कुछ सोच समझ कर नहीं करती, स्मृति स्वयं को नहीं जानती, फिर वो निर्धारित कैसे करे? क्या स्मृति मशीन की तरह नहीं है? बिल्कुल मशीन की तरह, कंप्यूटर की तरह है। कोई निर्धारित करने वाला नहीं है, कोई निर्धारित करने वाला नहीं है, और निर्धारित हो जाता है, किया नहीं जाता, अपने आप होता है। तो ये तो सभी को पता होगा, कोई करता नहीं है। अब किसी भी स्तर पर नहीं है कोई करता, चाहे मनुष्य के स्तर का, नरक के स्तर का, कोई करता नहीं है। कितने भी नीचे चले जाए, करने वाला कोई नहीं है, बनाने वाला कोई नहीं है, निर्धारित करने वाला, निर्णय लेने वाला कोई नहीं है, सब मशीन ही मशीन है। प्रीति ने कहा, स्मृति पहले आई या कर्म? पहला कर्म किस स्मृति में बेचता? देखिए, ये आपके प्रश्न में एक मान्यता है कि स्मृति समय में चल रही है। पहले दूसरे का क्या मतलब है? क्रम का मतलब। ये आपने मान लिया है कि स्मृति समय में चल रही है, लेकिन ठीक उल्टा है, समय स्मृति में चल रहा है अब क्या अर्थ रहेगा प्रश्न का, बताइए? पहला कर्म ऐसा कैसे होगा? पहला कर्म जब समय ही नहीं है तो पहला दूसरा कैसे होगा? इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारी जागृति की बुद्धि है वो इस स्तर पे जाके बेकार हो जाती है। बेकार, जैसे आपकी कार नदी में बेकार हो जाती है, समुद्र में आपकी कार जो है उसको, उसके सामने बे लग जाता है, मतलब बेकार है। समुद्र में जहाज चलता है, समुद्र में कार नहीं चलती। उसी तरह से जो आपकी जागृति की बुद्धि जो समय में चल रही है ना, हर चीज समय में हो रही है, यहाँ वहां नहीं चलती है, स्मृति के स्तर पे नहीं चलती। खासतौर विश्व स्मृति और जो सूक्ष्म स्मृति है आपकी, जो मैंने तरह तरह की स्मृतियां गिनाई हैं, ये देख लीजिए आप, वो कौन सा श्रृंखला है, सूक्ष्म अवस्था के रहस्य नाम की श्रृंखला है, वो देख लीजिए। उसमें मैंने इतने राज खोलने हैं स्मृतियों के, हैरान हो जाएंगे आप। प्रमाण मत मांगना प्रमाण आपको लाना है। मैं इतना प्रमाण दे सकता हूँ कि स्मृति समय में नहीं है और समय स्मृति जनित है। ये जो मैंने अपने दिया है इसमें, आपके पाठ्यक्रम में है, ये समय की माया बताई गई है, और जिनको वहां नहीं समझ में आता वो समय की माया का वीडियो बताया गया। ये प्रमाण दिया जा सकता है कि समय माया है, स्मृति के अंदर आता है, मतलब स्मृति के नीचे आता है। जब स्मृति आ जाती है तो समय का अर्थ है, और पूरी तरह मायावी अर्थ है, मतलब पूरी तरह विसत्य है। विसत्य काम की चीज है समय, बस किसके लिए काम की चीज है? जीव के लिए, जिसका जीवन चल रहा है, जो समय में चल रहा है। बाकी कारण शरीर में अलग ही समय होता है,
सूक्ष्म अवस्था में अलग ही समय होता है, स्वप्न में अलग ही समय होता है, जो कि सबका अनुभव होगा। स्मृति से समय बनता है, स्मृति समय में नहीं बनती। बहुत आसान है। पवन ने कहा है स्मृति की तुलना ही समय है। हाँ जी, बिल्कुल सटीक बात कही इन्होंने। तुलना न होती तो पता ही नहीं चलता कि स्मृति बदली है या नहीं। पहला इनका प्रश्न है कि स्मृति जड़ और जीवित सब वस्तुओं में होती है, जड़ वस्तु में स्मृति कैसे हो सकती है? स्मृति की परिभाषा है जब एक नाद रचना दूसरे नाद रचना पर छाप छोड़ती है, उसे हम स्मृति कहते हैं। जो दूसरी नाद रचना है, हम ये कहते हैं कि उसमें वो स्मृति जमा हो गई है। बड़ी सरल सी और मूलभूत परिभाषा है ये स्मृति की। स्मृति को हम किसी जीव से जोड़ते नहीं है कि जीव की ही स्मृति होगी, कि जो चलता फिरता बोलता है उसी की स्मृति होगी, ऐसा हम नहीं कहते। जो चलता है, फिरता है, बोलता है, दिखाई देता है शरीर के रूप में, उसकी नींव स्मृति है। स्मृति नहीं होती तो वो कुछ भी नहीं होता। वहां पर स्मृति पहले है, जीव बाद में है। जिन वस्तुओं को हम जड़ कहते हैं वो जड़ नहीं है, वो नाद रचनाएं ही है, लेकिन सरल है। उनके आसपास अभी तक कोई जटिलता उभरी नहीं है, उनका स्वयं संगठन कहीं जाकर रुक गया है बस। जबकि बाकी जो नाद रचनाएं है उनका स्वयं संगठन या विकास क्रम होते होते इस अवस्था तक पहुंच गए हैं कि अब उन स्मृतियों की अभिव्यक्ति हो सकती है। उन स्मृतियों की अभिव्यक्ति करने के लिए मशीनों की तरह रचनाएं विकसित हो गई हैं। इन मशीनों को हम शरीर कहते हैं। ये परत दर परत ऐसा विकास क्रम हुआ है, हर परत की अपनी स्मृति है और हर तरह की स्मृति की अभिव्यक्ति इन रचनाओं से हो रही है, जो इन स्मृति के आसपास खड़ी हो गई हैं, स्वयं संगठित हो गई है, बन गई है। जितनी जटिल होगी रचना, उतनी अधिक उस स्मृति की अभिव्यक्ति होगी। तो क्या जब स्मृति शुरू होती है, क्या हम उसको जड़ कह सकते हैं? और क्या जब स्मृति वो अभिव्यक्त होने लगती है जटिल रचनाओं से, शरीरों से, क्या हम उसको जीवित कह सकते हैं? जरूर कह सकते हैं, क्योंकि कहना बड़ा सुविधाजनक है, लेकिन सत्य इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसकी गहराई में जाकर देखें तो सत्य इसमें जरा भी नहीं। यदि आप संपूर्ण प्रक्रिया देखें स्मृति की, तो कहाँ जड़ है, कहाँ जीवित है, कहाँ चर है, कहाँ अचर है, कुछ समझ में नहीं आता। एक निरंतर बढ़ती हुई, जटिल होती हुई प्रक्रिया दिखाई देती है। इसी को हम विकास क्रम की प्रक्रिया कहते हैं। कारण शरीर स्मृति है, एक परत है स्मृति की, वहीं से सब शुरू होता है। सूक्ष्म शरीर स्मृति है, ये मानसिक परतें स्मृति है, शरीर स्मृति है, भौतिक पदार्थ स्मृति है। इस तरह से सब कुछ स्मृति ही दिखाई देता है। जो जड़ जीवित जो भी है वो हमारे दिए हुए नाम है, बस वो हमारी सुविधा के लिए है। कभी कभी वर्गीकरण काम आता है। प्रश्न 5, पराभौतिक और परमांसिक रचनाएं जो किसी नियम में नहीं बंधी है, उनका अनुभव क्यों नहीं होता है, या उनका अनुभव होता है पर स्मृति नहीं बनती है? हाँ, आपने उत्तर दे दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है कि अनुभव होता है लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं निकलता उसका। जैसे ज्ञान वृत्ति जो मैंने बताई थी, ज्ञान वृत्ति क्या है? अनुभवों को संग्रहित करना, अनुभव में संबंध बनाना, ये स्मृति में चल रहा है। अब ऐसा कोई अनुभव हो गया जो जिसका कोई अनुभव ही, जिसका कोई संबंध ही नहीं बनता है आपके पिछले अनुभवों से, तो वो स्मृति में छपेगा नहीं, व्यवस्थीकरण नहीं होगा, उसको निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि एक वृत्ति हमारे मन में चलती है, हमारे स्मृति में चलती है, जो अर्थहीन ज्ञान को, जो अर्थहीन अनुभवों को उसका नाश कर रही है, उसको हटा रही है। ये निद्रा अवस्था में चलती हुई दिखेगी आपको। कल जो भी अनुभव हुए थे आज 90% चले गए। कहाँ चले गए? किसने उनको हटा दिया मेरे स्मृति से? ये एक प्रक्रिया है जो निद्रा अवस्था में चलती है, और जो भी आपके काम का नहीं है, जो आपके जीवन में काम नहीं आएगा जागृत अवस्था में, सब हटा दिया है उसने इस जागृत स्मृति से। कहीं ज्ञान ही हो, कहीं और है, लेकिन वो कट गई है स्मृति। लोग आश्चर्यचकित होते होंगे जब वो देखते होंगे उनका 90% जीवन जा चुका है। कुछ याद नहीं उन्होंने क्या किया था 10 वर्ष पहले, क्या किया था इस दिन, इस तारीख को, कुछ याद नहीं किसने किया। एक बड़ी काम की स्मृति है, जो काम की वृत्ति है, जो ये सब कचरा हटा रही है, कचरा साफ कर रही है। क्योंकि यदि इतनी स्मृतियां हो जाए, इतना कचरा हो जाए मन में, तो ये जीव कुछ कर नहीं पाएगा, बेचारा भ्रमित हो जाएगा, बड़ा उसका चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो केवल जितना आवश्यक है जीवन के लिए उतना छोड़ के सब कुछ हटा दिया जाता है। इसी तरह से जीव जीवित रहा है, इसीलिए वो वृत्ति चली है। तो ये भी आपका
अगले चरण का ज्ञान है। देखिए माया बहुत बड़ी है सब कुछ नहीं बताया गया है बोधि वार्ता में। तो ये जिस तरह के आप प्रश्न करेंगे तो फिर नया ज्ञान आपके सामने आता जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो नियमबद्ध है वही क्यों हमारी स्मृति में रहता है, वही काम आता है। जीवन के लिए जो काम आता है उस स्मृति में रखा जाता है, बाकी सब साफ कर दिया जाता है। रात को आप 8 घंटे सोते हैं तो यही कार्य हो रहा है। और ये केवल स्मृति की परत जो हम कहते हैं या बुद्धि की परत में नहीं हो रहा है, सभी परतों में यही सफाई होती है। शरीर की परत में भी यही सफाई होती है। शरीर की एक एक कोशिका में से जो गंदगी है, जो कचरा है, वो हटा के उसको शुद्ध किया जाता है, संपूर्ण शरीर को। नंबर 6, क्या सभी अनुभवों की स्मृति बनती है? क्या कुछ ऐसे अनुभव हैं जिनकी स्मृति बन ही नहीं सकती है? हाँ, ऐसे भी अनुभव हैं, जैसे कि आप ही ने लिखा है कि जो नियमित नहीं है वो स्मृति में नहीं देखे जाते अक्सर। और जो भी अनुभव हो गया उसकी स्मृति बन जाती है और वो स्मृति कहीं जाती नहीं है। वो स्मृति वहीं की वहीं रहती है जहाँ बनी है। अनंत स्मृतियाँ बन सकती है। अब ऐसा नहीं कि आपके कंप्यूटर में देखिए इतनी जगह तो इतनी फाइलें आएंगी, उसके बाद आपको नई हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। ये परमांसिक पराभौतिक स्मृति है, नाद रचनाएं स्मृति है। जितनी चाहे बन सकती है, अनंत स्मृतियां बन सकती हैं। इसीलिए कोई भी स्मृति कहीं जाती नहीं है, नष्ट नहीं होती। क्या होता है? क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। इतना डिटेल जो है, इतना ज्यादा हमें काम नहीं आता जीवन के लिए। वो जो स्मृति के पुल काट दिए जाते हैं, वो कनेक्शन काट दिए जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जो मैंने कहा है कि जो झाड़ू चलाती है वृत्ति स्मृति के ऊपर, वो झाड़ू चलाना भी नष्ट करना नहीं है, वो केवल कनेक्शन काटना है। स्मृति वैसी की वैसी रहती है। और एक बार वो संपर्क कट गया, उसका अर्थ ये नहीं कि वो संपर्क नहीं बन सकता, बन सकता है। जैसे आप थोड़ा अनुसंधान करेंगे, खोज करेंगे तो आप सम्मोहन की कला के बारे में जान सकते हैं, जिसमें कि ये स्मृतियों के पुल वापस बना दिए जाते हैं। अब उस व्यक्ति को वो सब याद आने लगता है जो भूल गया है। यहाँ तक कि वो भी याद आने लगता है जो उसने देखा लेकिन कोई संभावना नहीं थी याद करने की, वो भी याद आने लगता है। जैसे जब वो 1 साल का था या 6 महीने का था, उस समय क्या हुआ, वो सब याद आने लगता है। ये संभव है और बहुत लोगों ने इस पर शोध किया, अनुसंधान किया है। और योग मार्ग पर ये बच्चों का खेल माना जाता है। योग मार्ग पर किसी भी स्मृति से संपर्क करना छोटी सी बात है योगी के लिए। यहाँ तक कि वो किसी भी जन्म की स्मृति से संपर्क कर सकता है। पुरानी जितनी भी स्मृतियां हैं, वो हजारों जन्मों की स्मृतियों से संपर्क कर सकता है। ज्ञान मार्ग पर यह होता है क्या? पूरी तरह संभव है। यहाँ तक कि मैं गौतम बुद्ध के शब्द आपको बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध जब ध्यान में बैठे थे, उनके सारे के सारे जीवन उनके सामने किसी सिनेमा की तरह आकर चले गए। सभी जीवन, शायद वही एक इंसान है जिसके सामने सभी जीवन आकर गए हैं, जिन्होंने मानव रूप में सभी जीवनों का दर्शन किया। और कोई बताते हुए दिखता नहीं। हाँ, 3-4 जीवन आके चले गए, वो तो हर योगी बता सकता है। वो तो सड़क पर बैठकर जो भीख मांग रहा है, वो तांत्रिक वो सब बता सकते हैं कि मेरे 3-4 जीवन तो मैंने ऐसे ही देख लिए। ये हमारे देश में बड़ी विचित्र बात है कि अनुभवी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्थित कुछ भी नहीं। उसको विज्ञान नहीं बनाया गया, इस ज्ञान को। मुमताज के प्रश्न है, चित्त एक अनुभव है जिसमें विभिन्न प्रक्रियाएं, चित्तवृत्ति चल रही है, जो भौतिक और शारीरिक नहीं है। ये पराभौतिक परमांसिक रचनाएं हैं जो अनुभवों से बन रही हैं और संस्कार अनुभवों से बन रहे हैं और अनुभव जगत शरीर चित्त से आ रहे हैं। क्या ये कथन सही है? आपका कथन 90% सही है। देखिए, आपने ये लिखा है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है वो भौतिक और शारीरिक नहीं है। जो भौतिक और शारीरिक जो भी है, यानी कि जगत और शरीर, ये भी चित्त का ही भाग है। और जगत और शरीर में जो प्रक्रिया चल रही है वो भी परमांसिक पराभौतिक है। उनके भी संस्कार, उनकी भी स्मृतियां बन रही हैं। तो आप चित्त का संपूर्ण चित्र देखेंगे तो आपका कथन 100% सही हो जाएगा। तो आपको अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब आप चित्त पर पहुंचेंगे, चित्त वाले वीडियो पर पहुंचेंगे, तो आपका प्रश्न अपने आप उसका उत्तर आ जाएगा, मतलब वो स्थापित हो जाएगा उत्तर। अभी आपका बहुत कहना बड़ा सही है। ज्ञान के बिना अनुभव नहीं होंगे, क्या ये कथन सही है? अब ये प्रश्न शशांक ने भी पूछा था और अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने ये क्यों कह दिया। शायद इसी वीडियो में मैंने कहा था कि ज्ञान के बिना अनुभव संभव नहीं है। क्यों कहता हूं मैं ऐसा? अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जो ऐसे भी अनुभव हैं जो स्मृति में नहीं जा रहे हैं, वो बड़े अनियमित अनुभव है, या फिर उल जुलूल हैं, या फिर हमारे किसी काम के नहीं है।
वो संग्रहित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके संबंध नहीं बन रहे हैं उन अनुभवों के, तो वो हमारे ज्ञान में नहीं है। ज्ञान क्या है? संग्रह वृत्ति के ज्ञान है। तो उनके कुछ अर्थपूर्ण संबंध नहीं बने हैं उन अनुभवों से, तो हम कह देते हैं उसका ज्ञान भी नहीं हुआ। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया इतनी बढ़ जाती है कि जिसका ज्ञान होता है वही अनुभव में रह जाता है। फिर ऐसा नहीं कि उसका अनुभव नहीं हुआ, जो जिसका ज्ञान नहीं हुआ उसका अनुभव नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इतनी जल्दी चला गया स्मृति से, उसको इतनी जल्दी हटा दिया गया स्मृति से कि याद भी नहीं रहता। इसलिए अंत में जब ये जीव बूढ़ा होने लगता है, बूढ़ा अर्थात तो बहुत जटिल हो जाता है, इतना जटिल हो जाता है कि अब उसको कुछ आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, नया अनुभव होने की संभावना नहीं है, तो प्रकृति में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो इस ज्ञानार्जन को बंद कर देती है। इसी को हम मृत्यु कहते हैं। इतना देख लिया, इतना सुन लिया, इतना ज्ञान हो गया, अब वहीं रुक गया है चित्त। अब कुछ और नया दिखाई भी नहीं देता उसको कि अपने ज्ञान के पार देख सके, ऐसा संभव ही नहीं है। आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा, उनको कुछ भी बताया जाए, यहाँ तक कि उनको सुनाई भी नहीं देता। जो कुछ नई बात बताई गई है सुनाई उनको, वो कहेंगे मुझे तो सुनाई भी नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हैं। ऐसा होता है। कुछ नई चीज दिखाई जाए, वो उसकी तरफ देखते हैं, उनके मन में जरा भी कौतूहल जिज्ञासा नहीं आती कि जानूं मैं क्या है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी प्रक्रिया चलते चलते इतनी जड़ हो गई है कि अब उसके जो ज्ञान पहले हुआ है उसके अलावा कुछ नहीं आता उनके मन में। जो बूढ़े लोग हैं आपने देखा होगा, वो रूढ़िवादी होते हैं, अर्थात कुछ नया नहीं करना चाहते, नया सोचना भी नहीं चाहते। उनकी सोच भी इतनी पत्थर जैसी हो गई है कि अब कुछ नया उनकी बुद्धि में नहीं बिठाया जा सकता, नया नहीं सीख सकते। इसीलिए प्रकृति ने जब ये देखा, प्रकृति ने तो नहीं देखा, खैर मैं ऐसा बोल रहा हूँ काव्यात्मक, कि जब ये ऐसा हुआ तो विकास क्रम ने एक नई प्रक्रिया शुरू की, जो है जिसका नाम है मृत्यु। अर्थात वो जो जड़ हो चुका है, जो पत्थर हो गया है जीव, उसका सफाया कर दिया जाता है, उसको मार डाला जाता है और फिर से शुरू होता है सारा खेल, फिर से नया ज्ञान आने लगता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि ये जो पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ हैं जो 300-400 वर्ष तक जीवित रहते हैं। कुछ जीवाणु हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती कभी, 1-2 हो जाते हैं और दोनों के दोनों पूरी तरह से बने बनाए आते हैं। जो जिनका विकास क्रम नहीं हुआ है उनकी मृत्यु भी नहीं होती, जैसे पत्थर है, ईंट है, मिट्टी है, वो क्योंकि विकास क्रम नहीं हुआ है तो वो अमर है। पत्थर तो हजारों करोड़ों वर्ष तक वैसा ही रहता है। अब ऐसा क्यों है कि ये प्रक्रिया ऐसी क्यों हो गई, जड़ क्यों हो जाती? जिसका ज्ञान है वही अनुभव होने लगते हैं, फिर उसके अलावा कोई अनुभव नहीं होते। इसके पीछे एक और प्रक्रिया है जो स्थायित्व की प्रक्रिया है, क्योंकि ये भी चल रही है। क्योंकि हम अनुभवों को स्थायित्व देना चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे इतने स्थायी हो जाते हैं अनुभव कि कुछ नया नहीं आ पाता, फिर नया अनुभव नहीं हो पाता। नया अनुभव नहीं होगा तो कुछ नया ज्ञान भी नहीं हो पाता। और ये समय सही है कि उस परत का खात्मा कर दिया जाए, उस परत को नष्ट कर दिया जाए। इसी प्रक्रिया को हम मृत्यु कहते हैं, जो कि विकसित प्राणियों में पाई जाती है और इसका बहुत महत्व है। ये मृत्यु ना हो तो आप पत्थर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, अनुभवों का संयोजन कैसे होता है? आप कैसे पूछ रहे हैं, यानी प्रक्रिया पूछ रहे हैं, जो कि अभी आशु ने बताई है कि जब आप उस वीडियो तक पहुंचेंगे, माया के वीडियो तक, जिसमें ये प्रक्रिया बताई गई है, वहां पर ये बताया गया है कि सभी अनुभव नाद के अनुभव है। नाद पराभौतिक परमांसिक है, ये इंद्रियों द्वारा पकड़ा जाता है। इंद्रियों के वश में जितना नाद है वो स्मृति पर छपता है। स्मृति में इसका संयोजन होता है। जो संयोजित हो गया वो उसका अनुभव हो गया, वो याद रहेगा। वही संयोजित होता है जो जीवन के लिए उपयोगी है, जो उत्तरजीविता के लिए उपयोगी है। ये अनुभव की संपूर्ण क्रिया है। अच्छा, अगला प्रश्न था कि शून्यता में गति क्यों है, इसकी क्या प्रक्रिया है? तो इनको आधा नंबर इसमें मिला, क्योंकि इन्होंने कहा संभावित है, और लेकिन इन्होंने प्रक्रिया गलत बता दी। इन्होंने कहा व्यवस्थित होने से गति है। मैं ये जवाब गलत है। गति के कारण व्यवस्था है। देखिए, शून्यता में गति नहीं है, ये जवाब है इसका सही जवाब ये है कि शून्यता में गति नहीं है, प्रतीत होती, मिथ्या। परिवर्तन स्वयं ही मिथ्या है, इसलिए उससे जो भी निकलता है वो मिथ्या है। जो शून्य हो क्या परिवर्तित होके, वो क्या हो जाएगा परिवर्तित होके, बताइए? शून्य ही रहता है, तो फिर क्या परिवर्तन हुआ? वो प्रतीत होता है, ये बताना चाहिए था आपको।
इन्होंने बताया वैसे संभावना है, आधे नंबर उनको मिल गए। अब प्रक्रिया क्या है गति की, उसकी हम नहीं जान सकते ये बात, ये चीज़ अज्ञेय है। कई बार मैंने कहा है माया के पीछे क्या है नहीं जाना जा सकता, माया ही जानी जा सकती है, अज्ञेय है। फिर भी हमने कुछ बना लिया है, सिद्धांतिक कुछ बना लिया कि परिवर्तन जो है, एक बार दे दो मुझे परिवर्तन, उसके बाद मैं सब बता दूंगा कैसे होता है। तो वहाँ से शुरुआत कर ली जाती है कि हाँ भाई मान लो परिवर्तन है और वो नाद है, और नाद की व्यवस्था दिखाई पड़ती है हमें, व्यवस्थित नाद स्मृति है, स्मृति का अनुभव होता है जिसको हम चित्त कहते हैं। सभी अनुभव चित्त के हैं, चित्त के अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, शून्य शून्य है सब कुछ, तो गति भी नहीं है। अब जब नहीं है तो प्रक्रिया क्या है, नहीं है तो प्रक्रिया क्या बताएंगे फिर उसकी। पराभौतिक परमांशिक स्मृति किसको कहते हैं, इसका क्या प्रमाण है? ये उत्तर गलत आ गया। माधुर्य ने कहा था चित्त है, चित्त, हाँ चित्त स्मृति है, लेकिन मैंने अब स्मृति की परिभाषा करने को कहा है। चित्त स्मृति से परिभाषित है, स्मृति किससे परिभाषित है कौन बताएगा? स्मृति की परिभाषा कौन बताएगा? बड़ी सही परिभाषा की है, मतलब स्पष्ट परिभाषा की है बोधि वार्ता में, आप कार्यक्रम में। स्मृति की परिभाषा क्या है? विजेंद्र के संस्कार से, नहीं गलत है आपका उत्तर। सोनल ने कहा चित्त की परत, नहीं। प्रज्ञा ने कहा संचित ज्ञान है, प्रज्ञा ने कहा तो सच्ची होगा लेकिन कैसे संचित ज्ञान? संदीप का उत्तर सही है, देखिए, हाँ संदीप का उत्तर आधा सही है और मीरा का उत्तर पूरा सही है कि नाद जब स्थायी प्रतीत होने लगे तो स्मृति कह दिया जाता है। देखिए स्थायी नहीं होगा नाद, कभी स्थायी नहीं होगा, लेकिन प्रतीत होने लगता है, थोड़ी देर ठहर जाता है नाद, वही दोहराता है, उसको स्मृति कह दिया जाता है। कल जो मैंने याद किया था आज भी मुझे वही याद है, मेरा नाम कल जो था वो आज भी वही है। तो क्या है तो नाद, लेकिन लगता है स्थायी, प्रतीत होता है। योगेश ने कहा अनुभवों की छाप, नहीं, अनुभवों की छाप पड़ती है उसको स्मृति पर, स्मृति पहले से। पाड़वेकर ने भी कहा गीली मिट्टी पर छाप। वो देखिए इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं, थोड़े से समझाने के लिए उदाहरण दिए, लेकिन आपको परिभाषा सटीक करनी है। ओम ने कहा नाद जब घनीभूत होता है, हाँ जी, ये वैसे किसने कहा था? हाँ किसी ने और भी कहा था आज, हाँ जी। ऐसा लगता है कि नाद ठहर गया, वहाँ पत्थर है, पेड़ है, पहाड़ है, ये सारी स्मृति है, जिसको हम विश्व स्मृति या महास्मृति कहते हैं, विश्व चित्त कहते हैं। वैसे जो भी आपके आसपास दिखाई दे रहा है जगत विश्व चित्त का भाग है, स्मृति है, वो स्मृति की परत है। अब क्यों लगता है कि ठोस, क्यों लगता है कि बदल नहीं रहा? क्योंकि जम सा गया है, वही नाद चल रहा है, दोहरा रहा है वही नाद, घेरे में चल रहा है, वृत्त में। तो महाचित्त की वृत्ति है जगत, देखिए बड़ा सुंदर है वाक्य। इसी तरह से बार बार वही विचार आना स्मृति कहलाएगा। ठहरता नहीं है वो, लेकिन दोहराता है। तो हाँ, नाद रचना का व्यवस्थापन जब हो जाता है करीब करीब स्मृति कहा जाता है। लेकिन जब व्यवस्थापन हो जाता है तो हम उसे फिर ज्ञान या परत कहेंगे। स्मृति अव्यवस्थित भी रह सकती है, जैसे सरल नाद से जो जटिल नाद बनने लगता है, न रचना जब बनने लगती तो एक समय आएगा, एक स्तर पर केवल स्मृति होगी, कच्ची स्मृति, और वहाँ पर ठहराव होगा लेकिन व्यवस्थापन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा कुछ। तो हाँ, नाद का ठहराव स्मृति। हाँ, माधुर्य ने भी यही कहा, दोहराव कारण स्मृति स्थायी प्रतीत होती है। तो आपको बोलना चाहिए था नहीं स्मृति की परिभाषा। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन स्मृति मिट्टी से निकला है, मृतिका संस्कृत मिट्टी, तो उससे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब उस पर छप जाए कुछ और वो हटे नहीं, फिर वहाँ से बदल नहीं जाए, तो बदलेगा, वो कभी ना कभी बदलेगा, क्योंकि अनुभव है तो बदलता ही है। लेकिन उससे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ सत्य है। अगर वो चीज़ काफ़ी देर तक ठहर जाए तो आम बुद्धि का मनुष्य जो है, साधारण बुद्धि का मनुष्य, उसको सत्य कहेगा। टमाटर बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। कुछ दिन ठहर जाता है टमाटर, खाने काम आ जाता है। अगर वो नहीं ठहरे, वो जल्दी से बदल जाए, रहेगा वो टमाटर ही, लेकिन उसको कोई सत्य नहीं कहेगा, कोई नहीं। नितिन ने पूछा अगर समय नहीं तो हमें परिवर्तन का बोध कैसे हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। परिवर्तन का आभास दो स्मृतियों में तुलना करके होता है, जो कि समय में नहीं होती, वर्तमान में होती। कोई चीज़ परिवर्तित हो गई कैसे पता चलता है, कैसे ज्ञान होगा? क्योंकि स्मृति में उसकी एक प्रति पड़ी है जो
परिवर्तन होने से पहले की है, तो अभी जो अनुभव है वो स्मृति से उसकी तुलना हो जाती है और परिवर्तन का भ्रम पैदा होता है, कुछ परिवर्तित हुआ है और उस पर समय का ठप्पा लग जाता है। अगर वो परिवर्तन तेज हुआ है, अधिक परिवर्तन हो गया है, जो आपकी स्मृति में है और जो अभी है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, तो हम कहते हैं ज़्यादा समय बीत गया या ज़्यादा परिवर्तन हो गया। थोड़ा सा ही भेद है, थोड़ा सा ही अंतर है स्मृतियों में, तो हम कहते हैं थोड़ा सा ही समय बीता है या कम परिवर्तन हुआ है। इस तरह से परिवर्तन का भ्रम स्मृति में बनता है और इसको कार्यक्रम में बहुत अच्छे समझाया गया है कि समय का भ्रम कैसे पैदा होता है। जो नियमित परिवर्तन है उसके आधार पर अनियमित परिवर्तन को नापा जाए तो समय का भ्रम पैदा होता है और परिवर्तन स्वयं ही भ्रम है जो स्मृतियों में तुलना के कारण पैदा होता है। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आपकी स्मृति नहीं होती तो पता नहीं चलता क्या परिवर्तन हुआ है। स्मृति हटा दी जाए तो कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, सब कुछ जैसा है वैसा है, सब कुछ नया है। फिर इसलिए हम कहते हैं कि इस अनुभवकर्ता के लिए सब कुछ नया है। क्यों? उसकी कोई स्मृति नहीं है। ये अनंत काल से खेल क्यों चल रहा है, ब्रह्म का खेल क्यों चल रहा है? बोर नहीं हुआ सब खेल के? क्योंकि दोहराते ही रहता है। उसकी कोई स्मृति नहीं है, उसके लिए सब नया है, सब कुछ वर्तमान ही है और यही सत्य है, सब कुछ वर्तमान ही है। बाकी चित्त निर्मित भ्रम है सारे के सारा। अब बहुत से लोग बहुत से प्रश्न करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, स्मृति क्यों है और उसमें तुलनाएं क्यों होती हैं? संभावना है, देखिए ये सब होने की भी संभावना है, अनंत संभावना है। उसमें से ये संभावना भी प्रकट है कि स्मृति में नाद रचनाएं होंगी और उनके बीच में तुलना हो सकती है और वो परिवर्तन का एक दृश्य उभरेगा और समय में होता हुआ दिखेगा और ऐसे काल चक्र शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं किया है, ये चक्र मैंने ही शुरू किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा आनंद है। शायद सब कुछ एक जैसा अनंत काल से पड़ा है, अब उसमें आनंद नहीं है। अनंत नाद अनंत काल से पड़ा है एक जगह, उसमें क्या आनंद है? तो जब ब्रह्म स्वयं को सीमित कर लेता है जीव रूप में, तब ये काल चक्र शुरू होता है, खेल शुरू होता है और हम कहते हैं मैं काल के पंजे में आ गया हूँ। ध्यान दीजिए, मृत्यु का एक नाम काल भी है क्योंकि वो एक तरह का परिवर्तन है। जैसे ही आप काल में आ जाते हैं, प्रपंच शुरू हो जाता है, संसार शुरू हो जाता है, जबकि वो कुछ है नहीं ऐसा। माधुर्य ने पूछा स्मृति समाप्त नहीं होती इसलिए कर्म बंधन बनते हैं। हाँ, ये देखिए कर्म बंधन भी तो स्मृति में है, तो कर्म बंधन भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनकी संतुष्टि हो जाती है, फिर वो करना जरूरी नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, वो वैसे ही रहते हैं, वो कर्म बंधन कारण शरीर में संचित होते हैं, जीव को प्रभावित करना बंद कर देते हैं उनकी संतुष्टि होने पर। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और अगले दिन लौटा दिए, ये घटना हो गई। कर्म बंधन जो बन गया था कल, आज नहीं है, तो क्या वो घटना भी चली गई? नहीं, वो घटना हमेशा के लिए स्मृति में छपी है कि इसने मेरे साथ मेरी मदद की थी, इसने मेरा अच्छा किया था। अब वो अगले कर्मों को प्रभावित करता रहेगा जब तक कि उसकी आवश्यकता तब तक रहेगा वो। माधुर्य के प्रारब्ध स्मृति के कारण ही आते हैं। हाँ, स्मृति ही है प्रारब्ध। हंट ने कहा मेरा प्रश्न माया से संबंधित है, क्या पानी में स्मृति होती है? यदि हाँ तो वह हमें कैसे प्रभावित करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन पानी में स्मृति नहीं होती, स्मृति में पानी है। पानी वो नाद रचना है, कोई भी तत्व ले लीजिए, भौतिक पंच महाभूत, स्मृति का खेल है। स्मृति में स्थायी अर्धस्थायी नाद रचनाएं हैं, हवा, पानी, ठोस पदार्थ, मनुष्य, जीव, मन, विचार, ये स्मृति की रचनाएं हैं। तो पानी में स्मृति नहीं होती, स्मृति ने पानी का रूप लिया है, ये विज्ञान है। अब वो कैसे प्रभावित करती है? क्योंकि चित्त एक ही है तो एक जगह का नाद दूसरी जगह आराम से जा सकता है, कोई सीमा नहीं। तो आप जानते होंगे, तो बहुत सभी का अनुभव होगा कि अशुद्ध पानी आपको प्रभावित करता है, लेकिन किसको प्रभावित करता है? शरीर को, आपको नहीं। पानी का जो स्थूल रूप है वो अशुद्ध है, तो वो स्थूल काया को प्रभावित करेगा, स्थूल रचना को प्रभावित करेगा, क्योंकि दोनों का नाद मिल रहा है। ऐसे ही पानी में अगर सूक्ष्म अशुद्धियां हैं, क्योंकि स्मृति है तो हर स्तर पर है, वहां पर सूक्ष्म अशुद्धि है तो वो आपके सूक्ष्म शरीरों को प्रभावित करेगा, मानसिक प्रभाव पड़ेगा उसका। और अब हम आ गए तंत्र में, तो इसलिए पानी को चार्ज किया जाता है, उसमें प्राण फूके जाते हैं। मंदिरों में आपने देखा होगा जल कुंड होता है, या जिसको हम लोग तीर्थ कहते हैं, वो पानी छिड़का जाता है या पीने को दिया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं भगवान के चरणों में रखा है तो शुद्ध हो गया। और ये मान्यता ही अच्छा प्रभाव डाल देती है कभी कभी। तो जो तंत्र जानते हैं वो ये सब जानते हैं कि पानी में कैसे सकारात्मक प्रभाव
डाले जाएं, कैसे उसका उपयोग किया जाए। अभी आप इतना ही कर सकते हैं कि अपना जो आप पानी पीते हैं उतना ही शुद्ध कर लीजिए, उसे किसी को छूने मत दीजिए। खासतौर से जो नकारात्मक लोग हैं उनका छुआ हुआ पानी मत पीजिए, अपना अलग रखिए। बाहर पानी मत पीजिए। आप बोलेंगे नहीं प्यास लग रही, हाँ तो पीना ही चाहिए फिर, लेकिन ऐसा प्रयास कीजिए कि आपको कहीं और ना पीना पड़े या कम पीजिए। ये सब तंत्र मार्ग में बताया जाता है। विराट ने कहा जिस तरह स्वप्न में सारे चरित्र हमारे चित्त से निर्मित है, इसी प्रकार जागृति में भी हमारे चित्त से निर्मित है क्या, जो भी प्रतीत होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए स्वप्न भी हमारे चित्त से निर्मित नहीं है, हमारा नहीं है कुछ भी। हमारा बोलना ही चाहिए, मेरा बोलना चाहिए तो स्पष्ट होता है। तो ऐसा मान लें कि आप मेरा कहना चाहते हैं, तो वो स्वप्न भी मेरा नहीं है, वो तो अहम भाव है। जब स्वप्न हो जाता है तो अहम वृत्ति चलती है और बोलती है मेरा था, मेरा स्वप्न नहीं, मेरा नहीं था, वो तो चित्त का था, चित्त निर्मित था। तो अब ठीक हो गया। देखिए स्वप्न में चरित्र चित्त निर्मित है, उसी प्रकार जागृति में जो भी दिखाई पड़ते हैं सारे चरित्र चित्त निर्मित है। अब प्रश्न ये आता है कि फर्क क्यों है दोनों में। क्योंकि जो स्वप्न चरित्र है वो जीव स्मृति से निर्मित है, छोटे से भाग से निर्मित है। जो भी दिन में छपा था वही रात में उगल देती है स्मृति। तो जो आपके जीवन में घटित हुआ था जागृति में अधिकतर 90% वही स्वप्न होता है, इसीलिए वो इतने सत्य नहीं प्रतीत होते। और ये जो जागृत अवस्था में जो चरित्र दिख रहे हैं महास्मृति द्वारा निर्मित है, उनका सूत्र महास्मृति है, इसलिए वो स्थूल प्रतीत होते हैं। क्योंकि वो स्मृति बहुत बड़ी है, बहुत शक्तिशाली है, अनंत काल से है यहाँ पे, इसलिए उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जबकि मूल रूप से स्वप्न है दोनों, स्मृति के कारण दोनों में फर्क दिखाई देता है। एक इतना सत्य दिखता है कि इससे सच्चा तो कुछ होगा ही नहीं, जागृति से ऐसा लगता है। और एक ऐसा लगता है पता नहीं क्यों आते हैं सपने, ऐसे उलझुल बेकार से रहते हैं, मिथ्या रहते हैं, पूरी तरह से बनावटी दिखावटी। इसके कारण है कि वो छोटे स्मृति से आ रहा है, छोटे क्षेत्र से आ रहा है, और ये महास्मृति से आ रहा है। जागृति का अनुभव बड़ा स्थूल लगता है नहीं, वो स्थायी है नहीं, सपने जैसा ही है, लेकिन इतना जटिल हो गया है, इतना विकसित हो गया है, वो अनुभव सत्य प्रतीत होता है। अब आप कैसे जानेंगे ऐसा? स्वप्न के पार जाना है। स्वप्न के पार सूक्ष्म है और वो जागृति जैसा है, और सूक्ष्म से जागृति में परिवर्तन होने पर, अवस्था बदलने पर यही ज्ञान होता है कि वो भी तो जागृति था, या फिर ये ज्ञान होता है कि जागृति ही सूक्ष्म है। अब ये शंका मिट जाएगी कि ये चरित्र किस तरह के हैं, स्वप्न वाले और जागृति वाले किस हैं। इसके लिए आपको अप्रोक्ष अनुभव सूक्ष्म अवस्था में होगा। अभी थोड़ा सैद्धांतिक लगता है, लेकिन कोई भी समझ जाएगा कि हाँ इसमें सच है, बहुत ये बात सच है कि जागृति में जो अनुभव हो रहे हैं वो एक स्मृति से बने हैं जो कि बड़ी है, और जो स्वप्न में हो रहा है वो एक छोटे से भाग से बने हैं स्मृति के। और क्या कह रहे हैं? विराट ने कहा कि वहाँ भी एक व्यक्ति है और जागृति में भी तो लगभग वही सब है। कभी कभी स्वप्न बिल्कुल जागृति से अलग, किंतु जागृति बिल्कुल समान ही प्रतीत होता है। हाँ बिल्कुल वही है। मूल रूप से जैसे मैंने कहा सब कुछ स्वप्न ही है, स्मृति जनित चित्त निर्मित मायावी अनुभव। स्व समानता का नियम याद कीजिए। जो छोटा भाग होता है वो इतना स्पष्ट नहीं होता और इतना जटिल नहीं होता, जबकि बड़ा जो होता है स्व समान भाग वो बड़ा जटिल होता है, स्पष्ट होता है, उपयोगी भी होता है। अब ऐसा नहीं कि जीव स्मृति कहीं और से आई है, महास्मृति का ही भाग है, लेकिन स्व समान है। स्व समान जो जागृति में नहीं था लेकिन बिल्कुल जागृति जैसे ही था, ऐसा नहीं कहते हम कहते उल्टा कहते हैं। हम कहते हैं कि ये स्वप्न ऐसा आया कि मुझे अब ज्ञान हो गया कि जागृति स्वप्न के समान है। अब ये अधिक अर्थपूर्ण है। स्वप्न जागृति के समान है मतलब क्या है उसका, कि जागृति को सत्य मान लिया गया है, अब सपना भी सच लगने लगा है। उल्टा चलना है, जागृति भी स्वप्न लगनी चाहिए। ये सही मनन है, ये सही निष्कर्ष है। यहाँ बुद्धि सीधी चल रही है। सौरव ने पूछा है कि ज्ञान के साथ स्मृतियों का प्रभाव भी बदल जाता है। स्मृतियों का प्रभाव, जैसे पता नहीं कौन सी स्मृति की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि भूतकाल की बात कर रहे होंगे। भूतकाल ही स्मृति है ना, तो स्मृति ही भूतकाल है, स्मृति ही समय है। तो हाँ, ये भूतकाल का आपके वर्तमान में असर होना बंद हो जाता है। जैसे मैं वापस टमाटर पर आता हूँ, अक्सर आता हूँ कि
स्मृति में रखा गया टमाटर, स्मृति में जो टमाटर है वो खाया नहीं जा सकता। तो ज्ञानी इतना जानते ही सारी स्मृति त्याग देता है, ये मेरी नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरा भूतकाल नहीं है। अब इतना होते ही कर्म बंधन मुक्ति हो जाती है सबसे, ये तो मैं नहीं हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा, मैं पूरा नाम ही बदल देता हूँ उसका, वो साधक का नाम ही बदल दिया जाता है कि तुम अब कुछ और हो, भूतकाल समाप्त कर दिया जाता है। तो हाँ, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता फिर। आज आप जो है वो एकदम नए हैं। हाँ, पिछला जो लोग लेके बैठे रहते हैं उनकी कोई उम्मीद नहीं, उनसे कोई आशा नहीं है, फिर प्रगति करेंगे, लगता नहीं है मुझे प्रगति करेंगे। पुराना छोड़ देना है, हर दिन नया है, हर दिन नवजीवन है, नया जन्म होता है। हम सुबह उठते हैं तो पुराना लेके बैठ जाएंगे तो उस दिन प्रगति नहीं होगी आपकी, पुराने में ही रहेंगे। वो वृत्ति है ना, वृत्त कहते हैं से, वृत्त, गोला, चक्र, वो वृत्तियां आपको जीने नहीं देंगी, मरने भी नहीं देंगी। तो हाँ, ज्ञान होने के साथ बड़ा परिवर्तन आता है, बड़ा परिवर्तन, क्योंकि आपके सारे रिश्ते नाते संबंध स्मृति आधारित है। स्मृति हट जाए तो कौन कौन है ना, स्मृति हट जाए तो न माँ है, न पिता है, न भाई है, न बहन, न पति है, न पत्नी है, न बच्चे हैं। स्मृति आधारित है संबंध, तो उस सीधा प्रभाव पड़ता है संबंधों पे, विरक्ति आ जाती है, विरक्ति आ जाती है।